आज के लेसन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये सीखेंगे और बिल्कुल फंडामेंटली सीखेंगे। उस पोर्शन जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं हम उसको यहाँ रिपीट करेंगे जस्ट फॉर योर कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। सिलेबस है एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, especially lines, circles, parabolas, ellipse in a standard form only. Area between any of the two above said curves, the region should be clearly identifiable. लेकिन the red portion has been excluded by CBSE for this session. 2021 में जो लोग एग्जामिनी हैं उनके लिए ये पोर्शन ऑफ कर दिया गया है। रीजन आप जानते हैं, तो इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। इस पोर्शन से आप वंचित रह जाएंगे तो ये आपके लिए लॉस ही है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, लेकिन भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन आपका छूट गया। रिकॉल, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स is curve of y equal to fx and its domain is from a to b. y equal to fx का एक कर्व है from a to b. am कितना होगा? x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू f है, और यहाँ x का वैल्यू b है तो y का वैल्यू fb. सो दिस लेंथ इज fb. हमने इस पूरे रीजन को n स्ट्राइप्स में बांटा। यहाँ आप काउंटिंग में देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, लेकिन थ्योरेटिकली हम ये बोलेंगे कि हम इनको n स्ट्राइप्स में बांटे हैं। वी डिवाइड द होल रीजन इनटू n स्ट्राइप्स ऑफ इक्वल विड्थ। ये विड्थ इक्वल से h। इनका कुछ नाम दे दें। ये A1, M1, A2, M2 and so on। ये A5, M5 है, तो आप सोच सकते हैं इट इज AN एंड इट इज MN। क्यों? ये फर्स्ट स्ट्राइप है तो 1 1, सेकेंड स्ट्राइप 2 2, थर्ड स्ट्राइप है 3 3। So if it is nth stripe, then this should be AN and this should be MN। यह आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए हमने ये परपेंडिकुलर से लिया AP1, AP2, AP3, A5, P6, यहाँ आप लिख रहे हैं। These all are perpendiculars on respective lines। और हमने ये नाम दिया this rectangle is R1, this rectangle is R2, similarly this rectangle is
R3 and so on. This is nth rectangle. This rectangle is Rn और सभी का width h है. This length is OA. M का x कोऑर्डिनेट ये A है. तो what will be coordinates of M1? This length O से यहाँ तक का लेंथ कितना है? This length is A and this length is H. So the whole length is A plus H. तो M1 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा A plus H. Right? जरा सोचिए. Now what will be coordinates of M2 x coordinate? तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक A plus H हुआ और ये H और बढ़ गया, तो M2 का क्या हो जाना चाहिए? A plus 2H. M3 का क्या हो जाना चाहिए? A plus 3H. देख लीजिए, ये पूरा लेंथ कितना हो गया? A plus 1H plus 2H plus 3H. Similarly, what should be this length? X coordinate ठीक है, इसका B है, लेकिन यदि M के टर्म में इसके टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होगा? सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए. R1 है फर्स्ट रेक्टेंगल, ये 1 है और यहाँ 1H. सेकेंड रेक्टेंगल 2 है, यहाँ भी 2 है. थर्ड रेक्टेंगल 3 है, ये भी 3. ये nth रेक्टेंगल है. तो जैसा कि अभी हमने कहा था कि M5, सिमिलरली यदि इसका नाम हम M के टर्म में देना चाहें तो इसका नाम होना था Mn. M5 Mn, दैट इज nth रेक्टेंगल. तो B, जो कोऑर्डिनेट आप B देख रहे हैं, B का मतलब वो यहाँ से यहाँ तक लेंथ B. यदि इसको हम इसी तरह से एक्सप्रेस करना चाहें तो ये क्या होना चाहिए? तो चूंकि ये nth रेक्टेंगल है, फर्स्ट रेक्टेंगल 1H, सेकंड रेक्टेंगल 2H, थर्ड रेक्टेंगल 3H और रेक्टेंगल का ये कॉर्नर ले रहे हैं, इधर वाला नहीं, ये देखिए राइट साइड में कॉर्नर है. तो इस रेक्टेंगल nth रेक्टेंगल का ये राइट कॉर्नर है. तो यदि इसको हम इसी तरह से लिखना चाहें तो दिस शुड बी A plus NH. राइट? तो यदि हम आपसे पूछें कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखिए ये 2H है तो इसके लेफ्ट वाला इससे एक कम है. ये 3H है, इसका जस्ट लेफ्ट इससे एक कम है. यहाँ मेंटेन है. A plus H ये है, तो ये इसके ठीक लेफ्ट वाला इससे कम, तो A plus H माइनस H A. तो सिमिलरली यदि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A plus NH है तो इसका क्या होना चाहिए? इससे कम. ये nth है तो ये n-1. और दूसरे शब्दों में ये यदि nth रेक्टेंगल है तो ये n-1th रेक्टेंगल, और n-1th रेक्टेंगल है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होना चाहिए A plus n-1 into H. तो जैसे भी सोचिए, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए. दिस पॉइंट इज. अब जैसे कि भी इनिशियली आपने देखा था, दिस हाइट यदि A है तो दिस हाइट इज F है. यदि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A प्लस है, A प्लस H है, तो ये हाइट कितना होगा? F A प्लस H. यदि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A प्लस 2H है, तो व्हाट विल बी दिस हाइट? A2 M2 F A प्लस 2H एंड सो ऑन. इन सभी का हाइट आप बता सकते हैं. व्हाट विल बी हाइट ऑफ दिस? इसका x कोऑर्डिनेट A प्लस n-1 into H है, तो y कोऑर्डिनेट ये हाइट हो जाएगा f of A प्लस n-1 into H.
देख लीजिए, a this height fa, x coordinate is plus h, then this height fa plus h, x coordinate of m2 a plus 2h, then this height ध्यान दीजिए a2 m2 f a plus 2h। सिमिलरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं h 1h तो 1h रेक्टेंगल 1, 2h 2h रेक्टेंगल 1, तो nth रेक्टेंगल यहाँ nh, and this is n minus 1th rectangle. This rectangle is n minus 1th rectangle. यहाँ x कोऑर्डिनेट होगा a plus इस n की जगह n minus 1. Then this height will be f a plus 3 की जगह n minus 1 into h. इसकी हाइट होगी. अब जरा ऑब्जर्व कीजिए वही चीज जो इससे पिछला फिगर था उसी फिगर को हम यहाँ लिए हैं, कोई दूसरा फिगर नहीं है. लेकिन ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया हम जानना चाहते हैं. एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, इसका विड्थ h है, इसकी हाइट fa है. So area of this rectangle will be fa into h. What will be area of this rectangle? इसका ये जो पिंक कलर का, इसका विड्थ तो h है और हाइट क्या लेंगे? This will be height. और ये हाइट कितना है? f a plus h. Similarly थर्ड रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? विड्थ h एंड हाइट इज दिस a2 m2, और ये हाइट कितना है? f a plus 2h. देखो फर्स्ट रेक्टेंगल में हाइट हम लेफ्ट साइड का ले रहे हैं, यह हाइट. सेकेंड रेक्टेंगल में भी हाइट हम लेफ्ट साइड का ले रहे हैं, यह हाइट. थर्ड रेक्टेंगल में भी हाइट लेफ्ट साइड का, यह हाइट. फोर्थ में भी देखिए हाइट ये है लेफ्ट साइड का. nth, यदि nth है तो इसका एरिया क्या होगा? विड्थ तो वही है बट हाइट इज दिस, और ये कितना होगा? हाइट f a plus n minus 1h. एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल f into h अभी एक्सप्लेन किया है. एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल देख लीजिए f a plus h into h. एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल देख लीजिए, हाइट इज f a plus 2h and width is h. Similarly, एरिया ऑफ द nth रेक्टेंगल, हाइट ये होगा a5 m5, और इसका x कोऑर्डिनेट ये है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f of this much and width is h, so its area is f of a plus n minus 1 into h. ये देखिए. So what will be sum of areas of all these rectangles? ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया था, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, एंड सो ऑन. दिस वाज द एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल. ये सम क्या होगा ये हम लोग जानना चाहते हैं. h कॉमन ले लिए, h इज फैक्टर इन ईच टर्म, तो ये मिला. अब इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए. h तो h दिख रहा, summation of fa plus rh, where
r varies from 0 to n-1. Here dummy symbol is r. r का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n-1। आप देख सकते हैं समेशन का मीनिंग आप समझते हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग r इसको यदि एक्सपेंड करें तो क्या करेंगे, r की जगह 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे तो f है, ये मिल गया। फिर नेक्स्ट r इक्वल टू 1 लेंगे, f a प्लस h। फिर नेक्स्ट r इक्वल टू 2 लेंगे एंड लास्ट n-1 लेंगे, तो f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। तो इस लंबे चौड़े सीरीज को हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, और हम हमेशा इसको प्रीफर करते हैं और स्ट्रेस देते हैं आपको कि आप इस फॉर्म को याद रखिए, क्योंकि अक्सर आप लोग जब सम बनाते हैं तो इसको यूज करते हैं। अक्सर जो लोग इसको यूज करते हैं 10 में से 5 लोगों का गलती होता है, क्योंकि उस सीरीज को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं सम में। यदि इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में रहने पर सम का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं, तो जो 10 में 5 गलती करते थे वो घट करके 1 पर आ जाता है या 0 पर आ जाता है। ये फॉर्म हम स्ट्रेस देते हैं इसको याद रखने के लिए। एच टाइम्स समेशन ऑफ एफ ए प्लस आर एच वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। पहला टर्म 0 लेंगे आर के जगह ये मिल जाएगा, और लास्ट टर्म आर के जगह n-1 लेंगे तो वो मिल जाएगा। अब जरा सोचिए, now see what happen if number of stripes are increased। यहाँ पर n स्ट्रैप्स, जैसे हमने यहाँ पर फिगर में लिया है 1 2 3 4 5 6 n इक्वल टू 6। यदि n को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ स्ट्रैप्स को बढ़ाएं, 6 की जगह 50 कर दें, 6 की जगह 100 कर दें, 6 समझ रहे हैं ना, 6 की जगह 100 कर दें, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करेंगे ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, एच का वैल्यू यहाँ पर क्या है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये a है और ये x टू b है, सो दिस होल लेंथ इज b माइनस a। और इसको यदि हम n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज h से डिनोट कर रहे हैं, तो h इज b माइनस a अपॉन n। तो हम ये जानना चाहते हैं, फिगर को ऑब्जर्व कीजिए ठीक से, कि इफ नंबर ऑफ stripes will be increased तो क्या होगा, ऑब्जर्व कीजिए। अभी हमारे पास ये केस, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं, तो आप विथ ये देख रहे हैं। हम रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी देखो ये जितना चौड़ा है तो ऊपर में ये ट्रायंगुलर पार्ट कुछ इस तरह का है। यदि हम नंबर ऑफ स्ट्राइप्स बढ़ाते हैं, ये वही है, हमने डबल कर दिया, तो आप देखिए ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन देख रहे हैं पहले से छोटा हो गया, और हम नंबर ऑफ स्ट्रैप्स बढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो ऊपर में था वो और छोटा हो गया। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, यदि नंबर ऑफ स्ट्रैप्स को हम लोग एक्सटेंड कर दें
टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रैप्स हम बढ़ा रहे हैं, ये जो विड्थ था h वो छोटा होते जा रहा है। पहले क्या था, देखो ये था, नंबर ऑफ स्ट्रैप्स बढ़ाए तो विड्थ h छोटा हुआ, और ऊपर का जो ट्रायंगुलर पार्ट था अभी देखिए ट्रायंगुलर पार्ट, और अब देखिए, और हमने नंबर ऑफ स्ट्रैप्स को इंक्रीज किया, बढ़ाया। सो इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ध्यान दो, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, वेरी वेरी लार्ज। और जब टेंड्स वर्ड बोलते हैं तो आपको 11th में हमने लिमिट्स का कंसेप्ट दिया है, आप कितना भी बड़ा लेंगे हम बोलेंगे और बड़ा। तो when n tends to infinity, h will tend to 0. What happen when number of stars tends to infinity? Clearly, if n tends to infinity, क्या क्या इफेक्ट होगा वो ऑब्जर्व करें। पहला, h will tend to 0। भाई जो यहाँ पर हमने बताया कि h है क्या, b माइनस a अपॉन n, और n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा h will tend to 0। The area above each rectangle will tend to 0. This point is very very important. ये हमने इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला है। तो ऊपर में ये पोर्शन जो ट्रायंगुलर पार्ट आप देख रहे हैं, एक्चुअल ट्रायंगुलर है नहीं, ये कर्व है, लेकिन ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो इस रेक्टेंगल के एरिया में नहीं है, वो छूट रहा है। लेकिन यदि हम n टेंड्स टू इंफिनिटी कर देते हैं, h विल बिकम 0, टेंड्स टू 0। तो जो ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट ये इसके करीब क्लोज हो जाएगा। तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं छोटा सा ट्रायंगुलर टाइप का, दैट विल टेंड टू 0। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दिस विल बिकम 0, टेंड टू 0। तो when n tends to infinity, तो हमारा फिगर इस तरह का हो जाएगा। सारे h जो हैं टेंड्स टू 0 हो गया, वो यहाँ आपको दिखेगा नहीं, और ऊपर जो ट्रायंगुलर पोर्शन था वो भी नेग्लिजिबल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, sum of areas of all rectangles is in fact this much area। ये एरिया हो, और कैसा ये एरिया, this area is bounded between 4 curves। First curve, this y is equal to fx, second x-axis, third this length, the line x is equal to a, and this line, the line x is equal to b. X equal to a is a line parallel to y-axis at a distance a, and x equal to b is a line parallel to y-axis at a distance b. तो एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व के बीच जो एरिया है वह एरिया हो गया सम ऑफ ऑल द rectangles curve when n tends to infinity. Thus, if n tends to infinity, sum of areas of all rectangles is equal to area of the region bounded by following curves. कौन कौन? y is equal to fx, the x-axis y is equal to 0, line at x equal to a, and line at x equal to b. Any doubt? कोई भी डाउट मन में हो तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं।
कन्वेंशनली दिस सम इज डिनोटेड बाय, कौन सा सम अभी लिखा था हमने, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स लिया, उस वक्त था h इंटू समेशन f इंटू a प्लस आर एच एज r varies from 0 to n माइनस। अब जब हमने इस n को टेंड कर दिया इन्फिनिटी की ओर, तो h टेंड किया 0 की ओर। तो when n tends to infinity, sum of this area, ये क्या था, sum of area of rectangles था, sum of this area becomes become equal to this area bounded by these four curves। तो यह कन्वेंशन है, लोगों ने कहा कि भैया अब सम को हम इस एस से क्या डिनोट करें, ये तो एक्सटेंडेड सम है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसलिए क्या किया, इस एस को भी एक्सटेंड कर दिया। इस एस को पकड़ कर खींच दीजिए पेंट में, ऐसा बन गया, इसका नाम पड़ गया इंटीग्रल, एक्सटेंडेड सम इज इंटीग्रल। और ये जो सम है वह एरिया दे रहा है अंडर द कर्व एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स एक्सिस, डी एक्स, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी। इट इज जस्ट कन्वेंशन दैट this sum when n tends to infinity, यानी इस n tends to infinity का मतलब h tends to 0, तो यहाँ पर इस सम के आगे हमने नोटेशन दे दिया लिमिट h tends to 0 of this sum, this is sum of all the infinite रेक्टेंगल्स। तो इस सम को इस s से नहीं डिनोट करके इससे डिनोट कर देगा। ये एक्सटेंडेड एस है जिसको आजकल हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, और इसमें पूरा कहानी लिखा हुआ है, सम अंडर द कर्व एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, एंड दैट्स व्हाई दिस सिंबल इज यूज्ड। सो कन्वेंशनली this sum is denoted by ये sum when limit h tends to 0, क्योंकि अब हम n को इंफिनिटी एक्सटेंड कर दिए हैं तो h tends to 0, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा sum of this series when h tends to 0, जब हम बोलते हैं h tends to 0 यानी ऑटोमेटिकली tends to infinity हो गया, is denoted by this symbol। ये सिंबल पूरा इसके हिस्ट्री को बता रहा है कि ये सम है, एक्सटेंडेड सम है फ्रॉम ए टू बी अंडर एफ एक्स, अंडर दिस कर्व एफ एक्स on x axis, independent variable is x axis, so dx। तो जो हम लोग देखते हैं ये कहीं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -2 to 5, तो एक्चुअली ये जस्ट एक सिंबल है जो इस सम को डिनोट कर रहा है। ये
एरिया बता रहा है -2 से 5 अंडर दिस कर्व ऑन एक्स एक्सिस, और ये चीज का अलग से अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। और फिर डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करने लगे, कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टी ने बताया कि जो इंडिफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल उसमें ये रिलेशन है, उसके यूज से हम डायरेक्ट इसको यूज करने लगे, इसको भूल गए। हाँ, आपके सिलेबस में है टू फाइंड डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। इसका क्वेश्चन आता भी था, लेकिन 2021 के लिए ये पोर्शन हटा दिया। कौन सा पोर्शन? सम एज अ लिमिट, वो 2021 में नहीं आएगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, ये पॉइंट याद रखेंगे। व्हाट वी ऑब्जर्व, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) फ्रॉम a to b क्या है? इट इज एरिया enclosed between those four curves. Why it is called definite integral? Area, it is a fixed quantity. Area fixed है, यानी इसका वैल्यू फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि वेरी करेगा। f(x) है और लिमिट ये है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। That's why it is called definite integral. And why we call it integral as limit of sum? It is definite integral is as limit of sum, limit of sum, limit of sum. इस पर बेस्ट पहले क्वेश्चन आता था, इस सिलेबस में है, लेकिन सिर्फ इस करंट ईयर के लिए 2021 में जो लोग एग्जामिनी है उनको इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आए, ये क्वेश्चन नहीं आए। तो ये टोटल थ्योरी था। वंस मोर हम इसको रिकैपिचुलेट करें। डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, यही है। यदि कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी f(x) गिवन, a गिवन, b गिवन है एज लिमिट ऑफ सम, तो इसका वैल्यू इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ सम। और a to b इंटीग्रल a to b f(x) dx का मीनिंग ये, एक्चुअली इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस इसी का है। हम इस सम को इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ये फिजिकली हमें बता रहा है, फिजिकल कंसेप्ट दे रहा है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दे रहा है। इट इज एरिया ऑफ अ रीजन अंडर दिस कर्व ऑन x axis from a to b, and this is just a symbol to denote this sum, and it is called as limit of sums. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने देखा, a to b f(x) dx ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट्स एरिया ऑफ द रीजन enclosed between these curves। कई बार रिपीट कर चुके। Some algebraic results to be used frequently in this unit। यहाँ पर हम कुछ algebraic फॉर्मूला, आप कुछ नया नहीं है, ये आप लोग 9th 10th से यूज करके आ रहे हैं, जस्ट हम रिकॉल करा देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है। समेशन 1 डमी सिंबल इज आर फ्रॉम 0 to n is always equal to n, the upper limit। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होता है आप जानते होंगे, फिर भी जस्ट फॉर इंटरेस्ट देखिए, समेशन 1
r varies from 0 to n। अब वेरिएशन क्या होगा, यहाँ तो r है ही नहीं, एक्चुअली r है वो ऐसा r/0 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 लिख दिया। अब समेशन को एक्सपेंड करें तो r की जगह 0 लिया, 0 फिर r की जगह 1 लिया, 1 फिर r की जगह 2 लिया, कहाँ तक जाएगा, n तक। तो 1 1, 2 1, n 1, और ये कितना 1 + 1 + 1 हुआ, 1 2 3 1 2 3 n, ये 1 + 1 n टाइम्स, दैट्स व्हाई इट इज n। तो इसको हम इस फॉर्म में याद रखना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये यूजफुल है। द अपर लिमिट समेशन 1 इज इक्वल टू इट्स अपर लिमिट समेशन k into r, where k is constant and r is dummy symbol, तो k constant मल्टीपल अब बाहर आ जाएगा, 11 में यूज किया। एंड समेशन r, समेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समेशन xr प्लस या माइनस yr, तो समेशन xr प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, समेशन yr, और ये दो से अधिक के लिए भी वैलिड है, बट ओनली ऑन आइदर प्लस और माइनस, नॉट ऑन इनटू, नॉट ऑन डिवीजन। ये रिजल्ट ठीक से समझिए, काफी यूज होगा। आप लोग 11th में पढ़े हैं समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n + 1/2। जरा सोचिए, यदि हम कर दें समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n - 1, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, नेक्स्ट 0 के बाद 1 आएगा, नेक्स्ट 2 आएगा, कहाँ तक, n तक नहीं, सम अप टू n - 1। इस 0 का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो एक्चुअली सम ये बचा, सम ऑफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर, तो जहां जहां n है वहां वहां आप n - 1 रखेंगे, इस n की जगह n - 1, और यहाँ n की जगह n - 1, n - 1 + 1n, तो n into n - 1 वो वहां लिख दिया। समेशन r from 0 to n - 1, n into n - 1/2। Similarly, समेशन r square from 0 to n - 1, तो समेशन r स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n into n + 1 into 2n + 1/6, लेकिन यहाँ n नहीं है, n - 1 है, n की जगह n - 1 रखो तो ये आएगा। एंड सिमिलरली फॉर r क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n into n + 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ n नहीं, n - 1 है, तो n की जगह n - 1 रखते हैं, तो ये आएगा, जैसे आया इसका होल स्क्वायर। ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होगा। एक्चुअली इनका यूज होता है डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। तो अब हम इसको दुर्भाग्य बोले कि सौभाग्य बोले पता नहीं, उसमें इनका यूज था। इस साल चूंकि आप लोग को आएगा नहीं, इसलिए इसका यूज नहीं है, फिर भी मेरा काम इस यूनिट में रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको बता दिया। फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर ऑफ ग्रेट यूज। ये एप्लीकेशन ऑफ एरिया में काफी यूज होता है। इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये 3 हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि ये 3 फ्रिक्वेंटली यूज होता है।
आपको याद होना चाहिए। ये तीनों रिजल्ट इनडिफिनिट इंटीग्रल आपने पढ़ा है, यहाँ पर हम जस्ट नोट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं और ये स्ट्रेस दे रहे हैं यदि आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कर रहे हैं तो उसमें इन रिजल्ट्स का फ्रीक्वेंट यूज हो, और यदि रिजल्ट याद नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। हम क्वेश्चन बनाते वक्त इसको आपको बतलाते चलेंगे कि देखो हम इसको यूज कर रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वी नीड टू ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व। कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का रफ स्केच हमें ड्रॉ करना पड़ता है। जब तक हम वो रफ स्केच ड्रॉ नहीं करेंगे आप एरिया नहीं बता सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में रफ फिगर आपको ड्रॉ करना ही करना है, और विदाउट फिगर यदि आप बनाते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना फिगर बनाए हम उसको एरिया को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो रफ स्केच ये हमेशा पेन से बनेगा, नो नीड ऑफ पेंसिल और स्केल। और ये ग्राफ पेपर पर भी नहीं बनेगा, जहाँ बना रहे हैं कॉपी में वहाँ पर रफली पेन से बनेगा। इट इज कॉल्ड रफ स्केच। तो कुछ पॉइंट्स हैं। इफ गिवन कर्व हैज नो कांस्टेंट, टी छूट गया है, आई एम सॉरी, कांस्टेंट यहाँ टी छूट गया है। इफ गिवन कर्व हैज नो कांस्टेंट, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। दुनिया का कोई भी कर्व है, फंक्शन है, यदि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विल पास थ्रू ओरिजिन। इसमें कोई डाउट नहीं, वो हमेशा पास करेगा। इफ एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन और फंक्शन, कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप हम प्रॉब्लम बनाएंगे इस पर, जब तो आपको ये सब रिपीट हम करेंगे। यदि किसी फंक्शन में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो उसका कर्व निश्चित रूप से वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और इसका अपोजिट इफ वाई स्क्वायर इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन, कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यदि दोनों प्रेजेंट हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट हो, तो आप देखेंगे कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं, इसका सेंटर है एट ओरिजिन और रेडियस है आर। द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप 11th में पढ़ चुके हैं, will be symmetric about positive x axis if coefficient of x is positive, and it will be symmetric about negative x axis. y square present है, if y square is present it will be symmetric about x axis। अब सवाल होता है कि x axis ऊपर भी है नीचे भी है, तो यदि ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, it will be symmetric about positive x axis, और यदि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, it will be symmetric about negative x axis। and same for x square। x square है तो it is symmetric about y axis, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो it will be symmetric about positive y axis, और y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो it will be symmetric about negative y axis। और ये सारी चीजें यूज होगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम वहाँ पर रिपीट करेंगे जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स ये होता है 11th में, 2a is major axis, 2b is minor axis if a is greater than b। यानी ये x एक्सिस पर होगा, मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगा, एंड इफ a is less than b तो मेजर एक्सिस y एक्सिस पर हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा, 2b will be major axis। तो ये भी आप 11th में पढ़े हैं, इलिप्स के लिए यूज करते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि a बड़ा है b से, इलिप्स हम x एक्सिस पर लेंगे, एंड इफ a is less than b। और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं होगा। इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन
that is in second module we will do some important questions as application of above theories. तो ध्यान दीजिए above theories में दो बातें आई थी, एक डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए उस पर बेस कोई क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, it gives area enclosed by four curves y equal to fx, the x-axis, x, the line given by x equal to a and the line given by x equal to b, these four curves। तो ये जो सेकंड पार्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इन सेकंड मॉड्यूल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा लिख लीजिए, थैंक यू।